नमस्ते टू ऑल, आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। जैसा कि आपको पता है हम PYQ कर रहे थे। हमने PYQ में लास्ट टाइम जो सीरीज देखा था वो था सीरीज नंबर 3 और इस बार हम कवर करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज 4। इसमें क्या होगा, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है स्टेट और पावर से रिलेटेड। स्टेट में आपके नॉन स्टेट एक्टर और टेररिस्ट ग्रुप भी आ सकते हैं, सिविल सोसाइटी भी आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसको कवर करने वाले हैं वो है आपका पावर या शक्ति से संबंधित आपको PYQ इसमें देखने को मिलेंगे। सो इन दिस टॉपिक वी आर कवरिंग दिस टॉपिक अंडर इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कुछ ये है, ये सारे PYQ आपके नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन जो है राज्य का मूल तत्व है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके पॉलिटिकल थियरी का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको पॉलिटिकल थियरी में पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय विषय में आपको इंटरनेशनल रिलेशन और इन स्टेट पढ़ने से पहले आपको स्टेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य के मूल तत्व है। Take a break, take a pause of 1 minute and try to find this question, and then we will describe the each option that is given in the question. फर्स्ट ऑप्शन सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता। दूसरा ट्रेजरी यानी कि राज्य का खजाना। पूछ रहा है इनमें से कौन राज्य का मूल तत्व है। आर्मी यानी कि राज्य की सेना या फिर राज्य का राजा। इनमें से कौन राज्य का मूल जो है ना तत्व माना जाता है जब भी हम राज्य की बात करते हैं। जब मैंने आपको स्टेट पढ़ाया था तो मैंने एक कन्वेंशन के बारे में आपको बताया था, मोंटवीडियो कन्वेंशन, ठीक है। और ये बताता है कि राज्य की जो विशेषताएं होती है उसमें चार आपको जो है ना चार एलिमेंट्स मुख्य हैं। और वो चार एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी कि आपको राज्य का दर्जा होने के लिए आपके पास चार वो तत्व होने चाहिए। और जो पहला तत्व है वो है आपका टेरिटरी। टेरिटरी यानी आपके पास एक भूमि होना चाहिए जिस पे आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा है आपका गवर्नमेंट यानी कि आपके अंडर आपके पास एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट है आपका पॉपुलेशन यानी कि प्रजा, ठीक है। आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे जरूरी तत्व है वो है आपकी सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता। और जब हम सॉवरेंटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये सॉवरेंटी भी दो पार्ट में हो जाते हैं, इंटरनल सॉवरेंटी आंतरिक और दूसरा होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य। तो इस तरीके से हमने सॉवरेंटी के बारे में बात की थी। बट जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन मुख्य मूल इंपॉर्टेंट, इट्स अ सॉवरेंटी। यानी कि जब हम राज्य की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो राज्य को राज्य बनाता है वो है आपका संप्रभुता, ठीक है। तो सॉवरेंटी इज द राइट आंसर। ट्रेजरी होना या ना होना इट्स नॉट मैटर। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री है जैसे कि रवांडास, अफ्रीकन कंट्री, दे हैव अ ट्रेजरी, बट उनके पास जो है ना कुछ ट्रेजरी आप जो है ना फिजिकल फॉर्म में देखते हो, जैसे आपके पास रिसोर्सेज के फॉर्म में। और कुछ गरीब कंट्रियां भी होती हैं बट स्टिल दे आर कंसीडर एज अ स्टेट, उनको राज्य का दर्जा मिलता है। आर्मी आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री क्या होती हैं, पीसफुल होती हैं और वो शांति को प्रमोट करती हैं। और जनरली उनके पास अपनी आर्मी भी नहीं होती है बट स्टिल दे आर कंसीडर एज अ सोल कंट्री और उनको स्टेट का दर्जा माना जाता है। जैसे आज के फॉर्म में आप देखो जापान, हालांकि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 3 के तहत उन्होंने अभी क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर दिया है। बट जब हम आर्मी की बात करें, जब हम सेना की बात करें तो सेना आपके मूल तत्व को डिफाइन नहीं करता। जब हम राज्य की बात करते हैं, किंग ऑफकोर्स राजा, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, बट जनरली जो सबसे मूल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपकी संप्रभुता यानी कि आपकी जो है ना आपकी सत्ता अपने स्टेट पे वो डिफाइन करती है कि आप जो है ना राज्य के आपकी कंट्रोल कितनी है। और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल यानी कि लोगों का भरोसा आपके राज्य के अंदर, एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से आपकी बाहरी जो है ना आप पे कौन सा दबाव डाल रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से सॉवरेंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड ऑप्शन। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी।
इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं, तब आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इंटरनल तो सही है, क्योंकि इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं तो वो आपके एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में बात की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिसीजन है, इंडिया का डिसीजन, और दूसरा कंट्री जो है ना वो कैसे आपके डिसीजन को प्रभावित कर रहा है, वो आपके एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में आ जाती है। जैसे आपने कोई एक डिसीजन बनाया और यूएन ने क्या किया, उस डिसीजन को क्या किया कि आपको थोड़ा सा इसमें फेरबदल करनी है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज कंसीडर एज द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, बाह्य संप्रभुता। ये है आपका सॉवरेनिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जो दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज में है वो ये है, देखिए ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपको समझना होगा। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, सॉवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। और इसी से रिलेटेड ये एक नया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स वही है, बट इस क्वेश्चन को उसने क्या किया, फेरबदल करके सिर्फ वही क्वेश्चन को अलग अलग ऑप्शन के रूप में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट टू बी कॉल्ड स्टेट इज, यानी कि जब हम राज्य कहना है किसी राज्य को, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो राज्य का, वो कौन सा है? टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, नेशनैलिटी। सर्वोच्च सत्ता, जनता, भूभाग, राष्ट्रीयता। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सॉवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ये बताता है कि एक राज्य जो है वो राज्य है कि नहीं। तो ये आपकी डिसाइडिंग प्रिंसिपल होती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसके डिसीजन लेने में कोई बाहरी कंट्री बार बार उसको हस्तक्षेप कर रही है, तो हम कहते हैं कि दिस कंट्री इज अ वीक सॉवरेनिटी। उसके पास सॉवरेनिटी जो है ना, डिसीजन लेने की क्षमता क्या है, वो बहुत ही वीक है। पॉपुलेशन होना जरूरी है, टेरिटरी होना जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सॉवरेनिटी, यानी कि आपके पास संप्रभुता होनी चाहिए। उसके आधार पे हम किसी राज्य को राज्य के रूप में दर्जा देते हैं। तो ये था आपका सॉवरेनिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्टेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट इज, द वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पूछ रहा है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें से पूछ रहा है उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है। पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स सॉवरेनिटी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसको बार बार एनटीए बस ऑप्शन को चेंज करके वो आपसे हर साल पूछ रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम स्टेट की बात करेंगे, उन चारों एलिमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या है? आपकी सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। इस बात को आप याद रखेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं और इन चारों एलिमेंट्स में जो सबसे अति आवश्यक एलिमेंट है वो है आपकी सॉवरेनिटी। So now let's coming to the fourth question, और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि which of the following is a not a state। ठीक है, इनमें से कौन जो है ना स्टेट नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राज्य का दर्जा अंतरराष्ट्रीय विषय में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्टेट कैसे बनता है, उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा ताइवान को लेकर के जो स्टेट की वो डिमांड करते हैं कि हमारे भी राज्य को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो वो जो रिकॉग्निशन है ना, वो जो आपको बताना कि ये स्टेट भी है, दैट विल बी हैपन थ्रू द वोटिंग इन यूएन में वोटिंग के थ्रू आपको क्या मिलता है? राज्य का दर्जा मिलता है। तो आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में साउथ सूडान को राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट इन दैट। रूस, यस। राष्ट्र, बांग्लादेश इज द स्टेट, बट ये जो वर्ड है राष्ट्र इज नॉट अ नेम ऑफ एनी कंट्री। सो योर एलिमिनेटिंग ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो जो सी है आपका यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट। देखिए, जब हमने स्टेट पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था, तो हमने बात किया था कि कैसे आज का जो स्टेट है, आज का जो राज्य है, उसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही नहीं, बल्कि आज का राज्य क्या है? वेलफेयर स्टेट है, यानी कि कल्याणकारी राज्य है। आपके
पीडीएस सिस्टम से लेकर के, या फिर आपने देखा होगा कोविड-19 में जिस तरीके से स्टेट जो है ना आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट तक का जो कंट्रोल है वो स्टेट के हाथ में है। सो इस तरीके से जो स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। हेल्थ लेकर के, एजुकेशन से लेकर के स्टेट इज नाउ मूविंग टू द ऑल डोमेन। हर क्षेत्र में स्टेट क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरीके से आज का जो स्टेट है इट्स अ वेलफेयर स्टेट। तो कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट इज, आज का जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक सुरक्षा को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, कि इनमें से सभी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी एनटी आपसे पूछता है, अगर आपको लगता है कि ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, और नीचे ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना कि ये डी आपकी जो है ना सही हो। बट आपको ये सिर्फ एनालाइज करना है क्या ये तीनों जो है ना वो सही है। ऐसे नहीं कि आपको जो लास्ट में ऑल ऑफ दीज दिया है आपको ऑल ऑफ दीज पे मार देना है। आपको बस ये देखना है कि यह तीनों सही है तब हम ऑल ऑफ दीज पे आएंगे, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। और अगले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये ट्रैप होता है। So the answer is option number D. Now moving to the next question, question number 6 कह रहा है among the following, इनमें से कौन who is related to the concept of welfare state। अभी मैंने आपको बताया welfare state के बारे में, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना welfare state के बारे में हमें बताते हैं। कार्ल ड्यूच, गुनर मृडल, लेनिन या फिर रशियन। यहाँ पे रूसो होगा, ठीक है, आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, यहाँ पे रूसो होगा, not the Rousseau, it's a Rousseau. So Rousseau is a thinker, contractualist thinker, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में आप सुने होंगे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वेलफेयर स्टेट के बारे में बताते हैं। वेलफेयर स्टेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जस्ट टेक अ पॉज एंड ट्राई टू गेस दिस एंड देन वी विल डिस्कस वेलफेयर स्टेट क्या होता है और ये थिंकर्स कौन कौन है। दो थिंकर्स तो आपको पता होगा, लेनिन जो कि मार्क्सिस्ट थिंकर है, रूसो आपको मैंने अभी बताया कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर है, कार्ल ड्यूच और गुनार मृडल कौन है, इसको आपको बताना है। देखिए, जब हम कार्ल ड्यूच के बारे में बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट थियरी इनसे जो रिलेटेड है वो है कम्युनिकेशन थियरी। कम्युनिकेशन थियरी ये कहती है कि हम क्या करते हैं, स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कम्युनिकेशन थियरी के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी हम बात करते हैं कार्ल ड्यूच के बारे में, तो ये हमें थियरी का जो नाम है वो है कम्युनिकेशन थियरी। तो ये कहते हैं कि जो राष्ट्र के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और इससे क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन और पीस बन सकता है। दूसरे जो थिंकर है वो है गुनार मृडल। गुनार मृडल जो है ना वो आपके नोबेल प्राइज विनर है, स्वीडन के ये सोशलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट इसका मतलब ये है कि आज का जो राज्य है वो कहते हैं कि साउथ एशियन स्टेट क्या है, सॉफ्ट स्टेट है, यानी कि वो जनरली इनडिसिप्लिन को कंसीडर कर लेते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, लॉ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट जो ये साउथ एशियन कंट्री है दे आर सॉफ्ट स्टेट, ये सॉफ्ट स्टेट है। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना अपनी बुक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, उसमें जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट, और इनको उसी की वजह से नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने कहा कि ये जो सॉफ्ट स्टेट इस उनको कहते हैं जो कि अपने सिटीजन को लेकर के बहुत ही लीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, और अपने सिटीजन को जनरली आलसी के रूप में, या फिर जनरली अगर मान लीजिए कोई वो लॉ तोड़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से देयर इज ऑलवेज अ इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू सी इन साउथ एशिया। हमेशा जो है ना इनडिसिप्लिन जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये थे गुनार मृडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी वाज डेवलप्ड बाय। जब भी हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया सॉवरेनिटी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम आंतरिक, यहाँ पे बाह्य की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, तो जब भी हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करते हैं ये किसके द्वारा डेवलप किया गया,
यहाँ पे आ गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये बात कर रहा है बाह्य संप्रभुता के बारे में। तो आपको बताना है जॉन ऑस्टिन, बेंथम, ओपेनहाइम, ग्रोसियस के चार जो है थिंकर्स हैं, बहुत ही एंशिएंट थिंकर है। जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे होंगे तो इनके बारे में आप जरूर सुने होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉवरेनिटी में भी जो आंतरिक सॉवरेनिटी, सॉरी बाह्य सॉवरेनिटी को होता है ये, वो किसने दिया? बाह्य के बारे में पूछ रहा है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के बारे में पूछ रहा है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा जॉन ऑस्टिन और ग्रोसियस को लेकर के, क्योंकि बेंथम आपको पता है, बेंथम जो हैं वो थिंकर्स हैं उपयोगितावाद के, ठीक है, और इन्होंने जो थियरी दी है वो है यूटिलिटेरियनिज्म का, उपयोगितावाद से, यानी कि मोर हैप्पीनेस मोर नंबर। तो उसके बारे में जो है ना बेंथम बताते हैं कि हमें क्या करना है, खुश रहना है, और उसके लिए जो है ना आप अपने मीन्स को देखें, सॉरी एंड को देखें, यानी अंत को देखें। अगर आप अंत में आपका अच्छा है तो मीन्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको यूटिलिटेरियन थिंकर यानी कि उपयोगितावादी थिंकर्स बताते हैं। जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट आपको सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, बट ये जो सॉवरेनिटी उन्होंने बताई थी वो थी मोनेस्टिक थियरी, एकल संप्रभुता, मोनेस्टिक थियरी। और ये जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ोगे सॉवरेनिटी तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। जब हम ग्रोसियस की बात करते हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें बताई, अंतर्राष्ट्रीय कानून से रिलेटेड, और इन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का जब हम बात करते हैं तो हम जनरली ग्रोसियस की बात करते हैं, और तब जाके इंटरनेशनल लॉ जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके अंतर्राष्ट्रीय विषय में डेवलप्ड हुए, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इनको थोड़ा देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं तो जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी से रिलेटेड वो किसने दिया? हीगल, मैकियावेली, हॉब्स, जीन बोदा। यहाँ पे पूछ रहा है मॉडर्न यानी कि अभी वाला, ट्रेडिशनल। देखिए आपको जो ये थिंकर्स मिलेंगे हीगल, मैकियावेली, दीज आर द ट्रेडिशनल थिंकर। ये आपको पारंपरिक थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने, आपने सुना होगा हॉब्स के बारे में, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था लेवाइथन को लेकर के, ठीक है। जब हम कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थियरी की बात करते हैं, समझौतावादी सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जनता को एक लेवाइथन का फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। और उसी के तहत आते हैं, क्योंकि आई थिंक बोधा जो है ना, इनकी जो एज है वो थी 16th सेंचुरी हॉब्स की, और बोधा, जीन बोधा की जो एज थी वो, उनका जो पीरियड था वो 17th सेंचुरी। बट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट्स किसने दिया? उन्होंने लेवाइथन का कॉन्सेप्ट दिया, बट ये सॉवरेनिटी की जो आइडिया है उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है ये आपको जीन बोधा के थियरी से देखने को मिलेगी। तो पहला जो फॉर्मल और मॉडर्न डेफिनेशन था सॉवरेनिटी का वो आपको जीन बोधा ने दिया, और उन्होंने बताया कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो कोई बाहरी और आंतरिक जो होता है ना प्रभाव आप पे ना रहे, आप जो है ना अपने डिसीजन खुद से बनाओ, दैट इज अ सॉवरेन पावर, ठीक है। तो ये था आपका सॉवरेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसकी कुछ हिस्ट्री। अब मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हैना अरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ पावर। जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो दो थिंकर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके हैं मैक्स वेबर और दूसरे जो थिंकर हैं वो है हैना अरेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम हैना अरेंट की बात करते हैं शक्ति के सिद्धांत की, तो इनमें से कौन जो है ना वो उनके थियरी में नहीं आता है, इट्स अ नॉट, नहीं आता है। पहला है क्रिएटर ऑफ सेल्फ नैरेटिव, यानी कि आप अपने निर्माता, आप अपने आत्म की अपनी खुद निर्माता करते हो, जो भी आप बात करते हो उसकी आप खुद निर्माते हैं। पावर टू, यहाँ पे टू है, पावर टू नॉट ओवर, कि जब शक्ति की हम बात करते हैं ये साथ की बात करते हैं, किसी के ऊपर की बात नहीं करते हैं, यानी कि शक्ति की जो एक्सरसाइज करना होता है वो आप किसी के ऊपर नहीं करते हो, आप साथ में चलकर भी आप शक्ति को दर्शा सकते हो। पावर एज अ कंसेंट, यानी कि जब आप किसी से सहमति लेते हो वो भी पावर है। इंक्रीज कैपेसिटी ड्यू टू कलेक्टिव एक्शन, यानी कि आपकी जो है ना
क्षमता तब बढ़ती है जब आप सामूहिक रूप से काम करते हो। तो इसमें से बताना है कि कौन जो है ना हैना अरेंट के कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर में नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि 3 सही है और 1 गलत है। आपको फाइंड करना है कि विच वन इज द रॉन्ग। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हैना अरेंट का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है। जस्ट टेक अ पॉज एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड द राइट वन। जब हम पावर की बात करते हैं ना, जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ेंगे तो वहां पे जब आप पावर की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जब हम पावर की बात करते हैं तो 2 थिंकर्स आपके जहन में आते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर यानी पारंपरिक पावर, जिसमें आप जनरली बात करते हो मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने कहा कि पावर जो होती है ना वो कैपेसिटी होता है कि आप यूज करें फोर्स को, ठीक है। तो ये जनरली पावर को फोर्स के रूप में, किसी को कोर्स करना, इस तरह की चीजें को हम पावर के रूप में देखते हैं। दीज कंसेप्ट ऑफ पावर इज द निगेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर, यानी कि ये नकारात्मक विधि है पावर को समझने का। इस पे ऑब्जेक्शन किया हैना अरेंट ने। हैना अरेंट ने कहा ये आप क्या बता रहे हो, पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर जो है ना अपना बल दिखा रहे हो। पावर का मतलब उन्होंने मॉडर्न सेंस में बताया कि पावर का मतलब होता है एक्टिंग इन ए कॉन्सर्ट, ठीक है। जैसे आप कॉन्सर्ट में जाते हो, संगीत वाले कार्यक्रम में जाते हो, तो सारे मिलकर के एक गाना को लय से सुनते हैं। तो सामूहिक पावर भी क्या होता है, दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर। तो इन्होंने कलेक्टिव पावर पे ज्यादा जोर दिया कि पावर जो होता है ना वो हमेशा ओवर नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर जा करके आपको नीचा गिराए तो वो पावर है। पावर इज ऑल अबाउट पावर टू, यानी कि आप दूसरों के साथ हाथ मिला के बात कर रहे हो, दूसरों को साथ लेकर चल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर। तो हैना अरेंट ने पावर टू की बात की और ये देखा जाता है कि ये जो है ना पावर पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर की बात करती हैं, यानी सकारात्मक पहलू पावर की बात करती हैं। तो ये हमारे हैना अरेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं पावर के बारे में। हैना अरेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगी। हैना अरेंट इज अ थिंकर्स बिलोंग टू जर्मनी, जो कि बाद में पैलेस्टीन और इजराइल से जो है ना ज्यूज का कैसे विस्थापना होता है उनके बारे में बात करती हैं। तो ये जो है ना टोटलिटेरियन पावर, यानी कि जो जो वैसे पावर जो कि सारी शक्ति अपने अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट ये बात करती हैं और ये कहती हैं कि पावर एक हाथ में नहीं होना चाहिए। पावर को, जो पावरफुल होता है उसमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, वही लोग पावरफुल कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो हैना अरेंट का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर से अलग है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हैना अरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ पावर, यानी कि जब हैना अरेंट के पावर के कॉन्सेप्ट्स को आते हैं तो इनमें से कौन नहीं है। हैना अरेंट ने पावर टू को कहा था, पावर ओवर को नहीं कहा था, ये सही है। पावर एज कॉन्सेंट, यानी कि सहमति से जब पावर को एक्सरसाइज करते हो, दैट इज अ पावर। यस, उन्होंने पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर के बारे में बात की थी। उन्होंने कलेक्टिव एक्शन को भी पावर कहा था, बट उन्होंने क्या नहीं कहा था पावर से रिलेटेड कि इट्स अ क्रिएटिव और सेल्फ नैरेटिव, ये उन्होंने बात नहीं किया था। सो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है इट इज नॉट रिलेटेड, कौन नहीं है। सो 1 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैध शक्ति मानी जाती है, पावर लेजिटिमाइट्स कंसीडर एज। देखिए, जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़ेंगे ना तो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थियरी में जो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है वो है पावर, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आपको पॉलिटिकल थियरी में पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इंटरनेशनल रिलेशन में पावर को समझ सकते हैं। ये तीनों में अंतर क्या होता है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर लेजिटिमेट तब होता है जब उसको कहते हैं ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, फोर्स, यानी सत्ता, प्रभाव, मैनिपुलेशन, छल या बल। इसमें से पूछ रहा है कि पावर तब वैध होता है जब उसको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। Just take a pause because the answer is very clear in front of you. जब भी हम पावर को डिफाइन करते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है।
बट ये जो दो वर्ड है मैनिपुलेशन और ऑथोरिटी, दैट कैन बी ये नहीं पूछ रहा है कि पावर किसे कहते हैं, ये कह रहा है कि लेजिटिमेट पावर किसे कहते हैं। वैध शक्ति वैध कब होती है? वैध तब होती है ना जब आपको लोगों द्वारा चुना जाए। सो पीपल कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो शक्ति होती है। गवर्नमेंट हम कैसे चुनते हैं? थ्रू इलेक्शन, और वो लोगों के मत से आता है। और अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट जो है ना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो लोगों के पास इतना पावर है कि आपको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ पावर इज कॉल्ड लेजिटिमेट, यानी कि लोगों की उसमें सहमति है। और जब उस पावर को जो होल्ड करता है उसी को कहते हैं ऑथोरिटी, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? सत्ताधारी। ठीक है, तो ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। और इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम डिफाइन करें, इसको मैथमेटिकल टर्म में हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगा, ऑथोरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी प्लस पावर। ठीक है, यानी कि एक शक्ति तब तक लेजिटिमेट नहीं होता। लेजिटिमेट तब होता है जब उसमें जो है ना लोगों की सहमति होती है, और वो ऑथोरिटी तब बनता है। ठीक है, ऑथोरिटी बनने के लिए आपके पास लोगों की सहमति होनी चाहिए, प्लस में आपके पास शक्ति होनी चाहिए, और ये दोनों मिलकर के कोई भी राजा जो होता है ना वो एक वैध राजा कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स है, पावर के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक है कथन है और दूसरा आपका कारण है। पहला कथन ये है कि ओनली व्हेन पावर इज कंबाइंड विथ अथॉरिटी डज इट हैव लेजिटिमेसी, कि जब पावर को अथॉरिटी से कंबाइन करते हैं तब वो क्या बनता है? लेजिटिमेट कहलाता है। तभी वो क्या कहलाता है? तभी वो कहलाता है कि ये प्रतिकृति है, प्राधिकृति। ठीक है, लेजिटिमेसी को हिंदी में कहते हैं प्राधिकृति। ठीक है, और रीजन इसलिए दिया है क्योंकि पावर इज द यूज ऑफ फोर्स ओवर अदर। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर जो होता है ना हमेशा दूसरों के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो क्या ये रीजन जो है ना वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है? ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है विच वन इज द राइट वन। देखिए, ये जो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो नेट जेआरएफ में पूछा इसलिए जाता है, ये देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन की जो है ना कितने अच्छे से आप एनालिसिस कर पा रहे हो। ठीक है, और जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है? पहले इस स्टेटमेंट को अलग अलग करके देखना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तब आपको यहाँ पे बिकॉज, देयरफॉर, ये, क्योंकि, इस तरह की वर्ड्स लगा करके आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में सही लग रहे, जैसे कि केवल जब सत्ता को प्रतिकृति के साथ मिलाया जाता है तब यह कृपा कहलाती है, तब ये लेजिटिमेसी कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि सत्ता और बल का उपयोग होता है। इस तरीके से आप चेक करते हो। स्टेटमेंट 1 सही है, बट जब आप स्टेटमेंट 1 की तरफ देखो, स्टेटमेंट 2 की तरफ देखो, तो पावर इज नॉट ऑलवेज ओवर। हमेशा पावर दूसरों के ऊपर नहीं होता है। पावर इज ऑल्सो अबाउट पावर टू। ठीक है, पावर को आप सहयोग के थ्रू भी लेते हो। तो जब हम पावर ओवर की बात करते हैं इट मीन्स फोर्स और कोअर्सन। जब पावर टू की बात करते हैं इट्स मीन्स कोऑपरेशन, सहयोग की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेजिटिमेसी तब नहीं लाओगे जब आप दूसरों पे कोअर्स करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। लेजिटिमेसी तब मिलती है जब आप सबको साथ लेके चलोगे। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है ना वो गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज 1 इज द करेक्ट, 1 इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द आइडिया ऑफ सिविल सोसाइटी इनकम्पास। जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम नागरिक समाज की बात करते हैं, यानी एनजीओज ये सब, तो उनमें से कौन कौन जो है ना उसके पार्ट हैं? यूनिवर्सिटीज, एनजीओ, ट्रेड यूनियन, ऑल ऑफ द अबव। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ना सभी लोगों को लगेगा, मैंने बोला था ना कि ऑल ऑफ द अबव जो होता है ना वो हमेशा ट्रैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑल ऑफ द अबव इज द ट्रैप। ठीक है, आप इनको तभी समझोगे ना जब आप एलिमिनेट कर लोगे। और मैंने बताया था कि ऑल ऑफ द अबव आपको तब लगाना है जब आपको लगे ना कि सब सही है, तब आप चौथे ऑप्शन पे ऑल ऑफ द अबव को लगाते हो।
टेक अ पॉज एंड ट्राई टू गेस कि जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या को शामिल करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी को उसके तहत लाते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कि जो किसी इंडिविजुअल द्वारा स्थापित किया जाए, नॉन प्रॉफिट के थ्रू, उनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो, ठीक है, और ये जनरली उनकी फंड जो है वो जनरली लोगों द्वारा आए या फिर इंडिविजुअल। ऐसा नहीं होता है कि फंड जो है ना जो जनरली फायदे के लिए आती है। तो ये जो है ना ये आपकी सिविल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, बट आप खुद सोचो ट्रेड यूनियन क्या उसमें आ सकती है? क्योंकि ट्रेड यूनियन जनरली जब हम बात करते हैं तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ये हमेशा लाभ की ओर रहती है। एक बार हम यूनियन को, हो सकता है हम कंफ्यूज भी हो, बट ये यूनियन तब होगा जब यहाँ पे लेबर यूनियन हो, ठीक है, यहाँ पे लेबर यूनियन हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो हो सकता है ना सिविल सोसाइटी का पार्ट हो। बट यहाँ पे ट्रेड जो वर्ड है इट्स अ ट्रैप, ठीक है। तो इस वजह से आपको सी एलिमिनेट करना है। जब आप सी एलिमिनेट कर दोगे तो आपको डी भी एलिमिनेट, कभी ये ऑल ऑफ द अबव नहीं हो गया। तो अब ये आता है आपका ए या बी। क्लियरली शो कर रहा है कि जब भी हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो हम एनजीओ की बात करते हैं। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट वन। सो नाउ लेट्स कम टू द, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनजीओ में क्या क्या शामिल होता है। एनजीओ में कम्युनिटी ग्रुप, लेबर यूनियन, इंडिजिनस ग्रुप, चैरिटेबल ग्रुप जो कि जनरली धर्म से रिलेटेड होते हैं, आस्था आधारित संगठन, पेशेवर संगठन, ऑनलाइन समूह भी क्या होते हैं, ये जनरली सिविल सोसाइटी के पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो आई थिंक थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विच इंडियन स्कॉलर, किस इंडियन स्कॉलर ने कहा था इन इंडिया, इंडिया में जब हम बात करें भारत में, जबकि नागरिक समाज आधुनिकता का क्षेत्र है तो राजनीतिक समाज लोकतंत्र का प्रतीक है। कि इन इंडिया while civil society is the realm of modernity, the political society represent the democracy. MS श्रीनिवास, वंदना शिवा, पार्था चैटर्जी, मायरोन विनर, ये चार आपके थिंकर हैं और ये चारों जो है ना आपके पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड थिंकर हैं, ठीक है। ये तो सोशोलॉजी के थिंकर है। वंदना शिवा आपको इको फेमिनिस्ट, मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। पार्था चैटर्जी आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। मायरन वेनर ये भी जनरली आपको सोशोलॉजिस्ट थिंकर आपको देखने को मिलेंगे, बट इनको जनरली हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स में भी डालते हैं। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया इन चारों में। एक चीज आपको पता होना चाहिए कुछ इंडियन थिंकर्स के बारे में, सुदीप्तो कविराज, ठीक है, सुदीप्तो कविराज और पार्था चैटर्जी, ठीक है, इन्होंने सिविल सोसाइटी को जो है ना गहन अध्ययन किया और उन्होंने ये अध्ययन किया कि पॉलिटिकल जो थियरी है, पार्था चैटर्जी हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेमोक्रेसी का जो पैमाना है वो है आपकी सिविल सोसाइटी। यानी कि आपको किसी कंट्री में जो है ना आपको डेमोक्रेसी देखना है तो आप सिविल सोसाइटी को देखो कि उसमें सिविल सोसाइटी को कितना जो है ना फ्रीडम दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के दो डायनेमिक सेंस होते हैं, दो आयाम होते हैं। एक तो होता है आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी जिसमें आपके पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, और जो दूसरा आयाम होता है वो है आपकी सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज। इसमें लोगों का जो है ना रोल होना चाहिए। जब हम मायरन वेनर की बात करते हैं तो ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने माइग्रेशन, जब हम प्रवास, इथनिक ग्रुप और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड चीज़ों पे इन्होंने अध्ययन किया। वंदना शिवा इको फेमिनिस्ट है, इनका नाम बार बार आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बार बार, इनको आप समझ जाइए। ये जनरली जो मॉडर्निटी हो रही है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इनके अगेंस्ट की बात करती है, एंटी ग्लोबल थिंकर्स हैं। और ये इनको ऐसा भी कहा जाता है गांधी ऑफ ग्रेन, ठीक है। गांधी ऑफ ग्रेन इसलिए क्योंकि जो हाइब्रिड सीड है, ठीक है, आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में। वैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको लगता है कि इस तरह के प्लांट्स, उनको लगता नहीं, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन कि वैसे प्लांट्स में जनरली आपकी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो होता है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। तो इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि हम नेचुरल तरह के सीडों का क्या करें,
अर्जन करें और उससे हम क्या करें, खेती वेती इस तरह की चीजें करें। तो जब हम वंदना शिवा की बात करते हैं, इनको हम कहते हैं गांधी ऑफ ग्रीन। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंकर है वो है आपके एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास आपके इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं और ये कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट और ये कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मैक्स वेबर थ्री फोल्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजीम। कि जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं तो उसमें दो थिंकर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मैक्स वेबर जो कि ट्रेडिशनल थियरी के बारे में बात करते हैं, और जो दूसरे थिंकर हैं वो है आपकी हैना अरेंट जो कि पॉजिटिव नोशन ऑफ पावर के बारे में बात करती है। तो इसमें जो हम ना ट्रेडिशनल पावर की बात करते हैं कि जो मैक्स वेबर के तीन तैतरीक योजना है पावर के लेकर के, तो इनमें से कौन जो है ना एक पार्ट है मैक्स वेबर के थ्री लेयर ऑफ पावर, थ्री फोल्ड स्कीम ऑफ द पावर, लीगल रैशनल अथॉरिटी, ग्रास रूट अथॉरिटी, यूज ऑफ वायलेंस, डिवाइन सेक्शन। तीन उन्होंने सजेस्ट किया था, उनमें से कौन जो है ना ये पार्ट है, ये पूछ रहा है आपसे। एक बात मैं आपको मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मैक्स वेबर ने तीन तरह की स्कीम दिया था। एक तो है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, ठीक है। दूसरा होते हैं जो लीडर्स होते हैं वो कैरिस्मेटिक होते हैं, करिश्मा से, ठीक है। ट्रेडिशनल में आपको जनरली किंग क्वीन जो होते हैं ना डायनेस्टिक, उनके पिता जो है ना अगर मान लीजिए वो राजा है तो उनके बेटे भी क्या होंगे, उनका दायित्व होता है कि वो भी अगले साल जो है ना क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। एक होता है लीडर्स कैरिश्मा से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज के जमाने में आप देखो नरेंद्र मोदी हो गए, इस तरह के लीडर जो होते हैं ना दे हैव अ गुड पर्सनालिटी और बोलने की क्षमता। या फिर आप हिटलर देखो, ठीक है, हिटलर हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने क्या किया, उनके पास एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होता है और उससे उनकी फैन जो होती है ना, फैन बेस बहुत स्ट्रांग होती है। और तीसरे जो होते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसके तहत उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डाला, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के आज के आईएएस आईएफएस, इनको उन्होंने डाला कि ये लीगल होते हैं और रैशनल होते हैं, और इस तरह की अथॉरिटी को उन्होंने कहा इट्स अ बेस्ट वन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि द आइडिया ऑफ स्मार्ट पावर इज इनंसिएटेड बाय, कि जब भी हम स्मार्ट पावर की बात करते हैं ये विचार किसने लाया। देखिए यहाँ पे हमने बात किया था हार्ड पावर के बारे में जो कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर है। दूसरा हमने बात किया था सॉफ्ट पावर के बारे में जो कि जनरली जोसेफ नाइक बात करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है स्मार्ट पावर के बारे में, ये किसने दिया, हिलेरी क्लिंटन ने, जोसेफ नाइक ने, दलाई लामा, रॉबर्ट केहोन। देखिए जो आइडिया ऑफ स्मार्ट पावर है ना इट जस्ट लाइक अ सॉफ्ट पावर, ठीक है। सॉरी, स्मार्ट पावर भी उन्हीं के द्वारा दिया गया जो कि सॉफ्ट पावर ने दिया है, जोसेफ नाइक ने। इन्होंने कहा कि स्मार्ट पावर क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है। इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों आते हैं। तो ये है आपके स्मार्ट पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो दीज आर ऑल टॉपिक दैट कंसंट्रेट द स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड पावर। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द सॉवरेनिटी, war, traditional war and modern war. So in the next topic we will cover the all PYQ related to these topics. So till then take care and have a great day.